तो आज हम करेंगे चैप्टर फोर्थ। हमारी जो चैप्टर फोर्थ है केमिकल काइनेमैटिक्स। केमिकल काइनेमैटिक्स को हम यहाँ पे करेंगे। केमिकल काइनेमैटिक्स एक्चुअल में होता क्या है? केमिकल काइनेमैटिक्स हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्शंस। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, उनको समझने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या कह रहा है ये? केमिस्ट्री बाय नेचर, हमें पता है जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री बाय नेचर इज कंसर्न विद चेंजेस। केमिस्ट्री का मतलब है चेंज होना किसी भी सब्सटेंस के अंदर। उसकी जो डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कन्वर्ट हो जाती है जब कोई भी वो सब्सटेंस क्या करता है, कोई केमिकल रिएक्शन करती है। ठीक है, और किस में हो जाता है? इनटू अनदर सब्सटेंसेस। और वो जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनिशियल सब्सटेंस से डिफर करती हैं। ठीक है, उसी चेंज को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। तो जितने भी केमिस्ट हैं वो केमिकल रिएक्शन में क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं? एक फर्स्ट चीज़ तो वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है वो कितनी फिजिबल है, वो फिजिबल है भी या नहीं है। और इसको हम कैसे प्रोडक्ट करते हैं? इसको हम प्रोडक्ट करते हैं बाय थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में जैसा कि हम जानते हैं, अगर गिब्स फ्री एनर्जी हमारी क्या हो, लेस देन जीरो हो, तो वो रिएक्शन उस कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर फिजिबल होगी। बट अगर गिब्स फ्री एनर्जी हमारी क्या हो, लेस देन जीरो ना हो, ठीक है, ग्रेटर दैन जीरो, तो इसका मतलब वो फिजिबल नहीं होंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? थर्मोडायनामिक्स के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं। सेकंड, वो क्या पता लगाना कि चाहते हैं केमिस्ट हमारे? एक्सटेंड टू विच अ रिएक्शन विल प्रोसीड। एक्सटेंड का मतलब है कितनी मात्रा में होगी। ठीक है, और इसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? इसको हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम हमें हेल्प करता है कि जो रिएक्शन है वो कितनी एक्सटेंड में होगी। तीसरी चीज़ होती है स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो भी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है इक्विलिब्रियम की कंडीशन अटेन करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? स्पीड ऑफ रिएक्शन। जितने, ये क्या कह रहा है? अलोंग विद द फिजिबिलिटी एंड द एक्सटेंट। जितना हमारा फिजिबिलिटी और एक्सटेंट हम जानना चाहते हैं, जितना ये इम्पॉर्टेंट है, उतना ही रेट और वो फैक्टर्स जो रेट को कंट्रोल करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के, उनके बारे में भी जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर इट्स कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। तो जितनी भी रेट है किसी केमिकल रिएक्शन की, वो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, कि यहाँ पे क्या है? विच पैरामीटर डिटरमाइन एज हाउ रैपिड फूड गेट्स स्पॉइल्ड। जैसे कि हाँ, अगर हमें पता चल जाए कि कौन सा पैरामीटर है जो ये पता लगाते हैं कि खाना कितनी जल्दी स्पॉइल्ड होगा, ठीक है, तो हम उस कुछ से बच सकते हैं, उस चीज़ को नहीं होने दे सकते। कि कौन से अगर हमें पता चल जाए हाउ टू डिज़ाइन ए रैपिड सेटिंग मटेरियल फॉर डेंटल फिलिंग, कि किसी के भी दांतों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, डेंटल प्रॉब्लम है, फिर हम उसको फिल करते हैं, तो फिलिंग मटेरियल को टाइम सेट होने में कितना टाइम लगता है, अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन से पैरामीटर से वो टाइम कम या ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसको कम ज़्यादा करके वहाँ पे जो सेटिंग है उसके टाइम को कम कर सकते हैं। और what control the rate at which fuel burn in a auto engines। अगर हमें ये पता चल जाए कि क्या चीज़, जो रेट है फ्यूल जो बर्न हो रहा है, हमें पता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो फ्यूल है बर्न होता है, उनसे ही हमें वो ऑटोमोबाइल चलते हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि जो फ्यूल को बर्न करने की जो रेट है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? ऑटोमोबाइल के जितने भी हैं एस्पेक्ट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो ऑल दिस क्वेश्चंस कैन बी आंसर बाय द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। उस केमिस्ट्री की ब्रांच से हम इसका आंसर दे सकते हैं, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट, रिएक्शंस रेट एंड देयर मैकेनिज्म। जो किसके साथ डील्स करती है? रिएक्शंस की रेट का, कि रिएक्शन कितने टाइम में होगी और उनका तरीका क्या है करने का। उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? केमिकल काइनेमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, काइनेमैटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेमैटिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, मोमेंट का मतलब है कि कितना टाइम लग रहा है, क्या रीज़न है। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमेशा हमें सिर्फ यही बताता है फिजिबिलिटी रिएक्शन की, कि डिफरेंस यही है आपकी थर्मोडायनामिक्स और केमिकल काइनेमैटिक्स के अंदर, कि ये तो हमें बताता है कि रिएक्शन प्रोसीड होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन काइनेमैटिक्स हमें क्या बताता है कि कितना टाइम लेगी कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने में। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है हमारे काइनेमैटिक्स के अंदर और थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
जैसे कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस अभी आपको समझ आ जाएगी कि हमें थर्मोडायनामिक्स का जो डाटा है वो हमें बताता है कि डायमंड है वो धीरे 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 ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या होता है इन रियलिटी, वास्तव में क्या होता है कि जो ये कन्वर्जन की जो रेट है डायमंड का धीरे धीरे ग्रेफाइट में चेंज होने की जो रेट है वो इतनी ज़्यादा स्लो है, यानी इसे कम से कम 1 मिलियन से 1 बिलियन तक का टाइम लगता है। तो हम एक तरह से हम कहेंगे कि अगर मेरे पास कोई डायमंड है तो मेरी पूरी लाइफ के दौरान वो इस तरह से चेंज होगा ही नहीं। तो मोस्टली पीपल इसको अनफीजिबल मानते हैं, ठीक है, कि डायमंड क्या है, फॉरएवर है। बट अब काइनेमैटिक्स की अगर हमें नहीं पता होता तो हम इस चीज़ को नहीं पता लगा पाते, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि जो हेयर है वो डिकम्पोज नहीं होते, बट काइनेमैटिक्स ने ये बताया कि हेयर डिकम्पोज होते हैं और कितने, उनको डिकम्पोज होने में 200 से 300 साल लगते हैं, ठीक है। तो इसका ये जो चीज़ें हैं ये हमें कहाँ से पता चल रही है, काइनेमैटिक स्टडी से पता चल रही है। सो काइनेमैटिक स्टडी जो है नॉट ओनली हेल्प इन डिटरमाइनिंग द स्पीड एंड द रेट, ये सिर्फ ये नहीं काउंट करती कि रेट है, कितनी तेज़ी से रिएक्शन होगी, कितना टाइम लेगी, बट आल्सो डिस्क्राइब द कंडीशन, ये हमें कंडीशन भी बताए, क्योंकि आप देखोगे इसी स्टेटमेंट में मैकेनिज्म भी है कि कौन कौन सी कंडीशन है जिससे हम रिएक्शन की रेट को चेंज कर सकती हैं, ऑल्टर मीन्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, द फैक्टर्स सच एज कंसंट्रेशन, वो फैक्टर क्या हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कैटालिस्ट हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, रेट है जो रिएक्शन की उसको पे इम्पैक्ट डालते हैं। अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें तो जो अमाउंट है रिएक्टेंट की और जो प्रोडक्ट की अमाउंट है उनकी, एक तो वो हमें पता होनी चाहिए, एंड देयर कंजम्पशन और फॉर्मेशन, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो कितनी तेज़ी से बन रहे हैं, कितनी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, उससे हम रेट पता लगाते हैं। अगर हम माइक्रो मॉलिकुलर लेवल की बात करें यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें तो रेट मैकेनिज्म इन्वॉल्व द ओरिएंटेशन, इस मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, ओरिएंटेशन होती है, ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स कैसे ओरिएंटेट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी किस तरह से, किस एनर्जी की वजह से कौन सा वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल कौन किस तरह का कोलिजन कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इन दिस यूनिट वी शैल बी डीलिंग विद द एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। हम दो तरह की रेट ऑफ रिएक्शन लेके चलेंगे, एक तो होगी हमारी एवरेज, दूसरी होगी हमारी इंस्टेंटेनियस। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है कि इनिशियल से लेके फाइनल तक ओवरऑल टाइम के अंदर मीन वैल्यू क्या आती है, और इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर कितनी रेट है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। सम एलिमेंट्री आइडिया अबाउट द कोलिजन, हम यहाँ पे कोलिजन थ्योरी भी लेके चलेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, उनके बारे में हम रीड आउट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे रीड करेंगे रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो रेट है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। सम केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं सच एज आयनिक रिएक्शंस वो बहुत फास्ट होती है, जैसे कि प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इंस्टेंटेनियस बाय मिक्सिंग द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। अगर हम एक्वा सॉल्यूशन ले लें, किसका एक्वा सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट का और सोडियम क्लोराइड का, तो इमीडिएटली आपको सिल्वर क्लोराइड के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। आपको पता है सिल्वर क्लोराइड का वाइट कलर होता है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, आपने 10th क्लास में ही पढ़ा था इसको एक्टिविटी के अंदर, वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो रिएक्शंस हैं, कुछ रिएक्शंस है वो बहुत स्लो है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में आयरन में जो रस्टिंग हो रही है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। सो आल्सो देयर इज अ रिएक्शन लाइक इन्वर्जन, शुगर केन का जो इन्वर्जन होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, स्टार्च में से वाटर को हाइड्रोलाइज करना, विच प्रोसीड विद मॉडरेट स्पीड, ये बहुत मतलब ना तो ज़्यादा हाई स्पीड से होते हैं और ना ही ज़्यादा लो स्पीड से होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल है कि केमिकल रिएक्शन फास्ट जो स्पीड के अकॉर्डिंग कौन सी केमिकल रिएक्शन फास्ट है, कौन सी हमारी स्लो है और कौन सी मॉडरेट है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल आप सोच सकते हो आपके माइंड में अगर हो तो। यू मस्ट बी नोइंग द स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल, जैसे आप जानते हो कि हमने पढ़ रखा है कि ऑटोमोबाइल की स्पीड हम कैसे देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। सिमिलरली, और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। सिमिलरली जो स्पीड होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की उसको भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, उसको हम क्या कहते हैं,
स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, कि किसी गिवन यूनिट टाइम इंटरवल के अंदर कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो कितनी चेंज हो रही है। और मोर स्पेसिफिकली आप क्या कह सकते हो कि रिएक्टेंट, हमें पता है रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर। तो ये जो रिएक्टेंट है पर यूनिट टाइम के अंदर कितना कम हो रहे हैं, कितना डिक्रीज हो रहे हैं, और ये जो प्रोडक्ट है इनकी कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम के अंदर कितनी इंक्रीज हो रही है। इन्हीं इसके इंक्रीमेंट को और इसके डिक्रीमेंट को ही हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम एक हाइपोथेटिकली रिएक्शन अज्यूम करें और हम कंडीशन क्या लेके चले, वॉल्यूम कांस्टेंट लेके चले। ध्यान रखना यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं कि एक मोल रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक मोल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट की, R1, प्रोडक्ट की P1, किसी टाइम के ऊपर T1 के ऊपर, और T2 टाइम के ऊपर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो R2 है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, P2 है। तो टाइम इंटरवल कितना हुआ हमारा, T2 माइनस T1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ, या आप कह सकते हो डिक्रीमेंट इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के अंदर कितना डिक्रीमेंट हुआ, R2 माइनस R1। इंक्रीमेंट इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन वो कितने होगी, P2 माइनस P1। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हम यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करें। ध्यान रखना मोलर कंसंट्रेशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो रेट ऑफ डिसअपियरिंग ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होगी, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी R बाय T, इससे आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमें देना है रेट ऑफ अपीयरिंग ऑफ प्रोडक्ट, तो वो क्या होगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ P डिवाइडेड बाय टाइम, यानी P बाय T। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम इसको क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके आगे हम -1 से हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है रेट जो होती है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। देयरफॉर हम क्या करेंगे, इसकी जब भी कंसंट्रेशन निकालेंगे उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो ये जो इक्वेशन है 4.1 और 4.2 ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रेट ऑफ अ रिएक्शन। और ये रेट कैसी है, एवरेज है, यानी कि T1 टाइम से लेके T2 टाइम के अंदर ओवरऑल एवरेज यानी मीन वैल्यू क्या आती है, मीन वैल्यू बता रहे हैं। ठीक है, और हम इसे ग्राफ से भी प्लॉट कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे तो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, यहाँ पे है टाइम। तो ये आपके पास क्या है, इनिशियल रिएक्टेंट की अमाउंट, ये फाइनल रिएक्टेंट की अमाउंट, ये T1 टाइम के ऊपर, ये T2 टाइम के ऊपर, और ये हमारी कर्व आ रही है। कर्व की जो स्लोप है वो नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव स्लोप हमें बता रही है कि कंसंट्रेशन क्या है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे, मीन एवरेज वैल्यू कहेंगे, मीन या एवरेज। और एवरेज और मीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस डेल्टा R बाई T, और आप कह सकते हो माइनस R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 बाई T1। तो ये थी हमारी एवरेज। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस देनी है, यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर देनी है, तो इंस्टेंटेनियस को हम कैसे देते हैं, डेल्टा DR डिवाइडेड माइनस DR बाई DT, यानी कि जो स्लोप है नेगेटिव, वो स्लोप वो किसके बराबर होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बराबर होता है। सेकंड ग्राफ जो है, इस ग्राफ में क्या दे रखा है, यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और यहाँ पे आपके पास टाइम है, और ये हमारा जो स्लोप है ये बढ़ रही है। इसका मतलब कि टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन या फाइनल कंसंट्रेशन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी क्या है, हम एवरेज वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, और एवरेज वैल्यू जो होगी हमारी वो क्या होगी, डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T, यानी P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। और अगर हमें इंस्टेंटेनियस देना है तो किसके बराबर होगी, स्लोप ऑफ द कर्व, यहाँ से हम दे पाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या रिप्रेजेंट, हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। देयरफॉर जो यहाँ पे आएगी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, उसकी यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस के अंदर क्या होती है, कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके पार्शियल प्रेशर से। देयरफॉर जो गैस होंगी उनकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, एटमॉस्फेयर पर सेकंड। ठीक है,
तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ब्यूटाइल क्लोराइड की ये रिएक्शन है और हमें क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमें एक टेबल बना रखी है, यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है और ये कंसंट्रेशन, यानी ये जो टाइम है यानी 0 सेकंड के ऊपर ये कंसंट्रेशन, 50 सेकंड के अंदर ये थी, 100 सेकंड के अंदर ये थी, अलग अलग कंसंट्रेशन दे रखी है। ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। इसके अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज रेट। तो आप क्या करोगे, आप टेबल बनाओगे। ठीक है, जब ज़्यादा गिवन होती है तो हम टेबल बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, टाइम इंटरवल इन 0 से लेके 50। ठीक है, टाइम इंटरवल कितना हो गया 50, और कंसंट्रेशन यहाँ से आते ही कंसंट्रेशन कितनी है, 0 के ऊपर कंसंट्रेशन ये है, 50 के ऊपर ये है। तो इन दोनों कंसंट्रेशन के डिफरेंस को इन दोनों टाइम के डिफरेंस से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। सिमिलरली आप क्या करोगे, 50 से 100, 50 के ऊपर जो कंसंट्रेशन, 100 के ऊपर कंसंट्रेशन है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे और इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर दो। आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन आएगी। इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सबको और क्या करेंगे, टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, सो एवरेज वैल्यू हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। अगर हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू देनी है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए हमें टाइम क्या लेना पड़ेगा, वेरी वेरी स्मॉल। हमें कंडीशन लेनी पड़ेगी डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, तो उस केस में आपके जो डेल्टाज हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो है डेल्टा आर बाई टी, डेल्टा टी और डेल्टा पी बाई डेल्टा टी क्या हो जाएंगे, डी आर बाई डी टी एंड डी पी बाई डी टी के अंदर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब हम इसमें प्लॉट बना दिया हमने, एक तरफ तो कंसंट्रेशन एक तरफ टाइम ले लिया है। तो हम यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं, मान लो कि मुझे कंसंट्रेशन निकालना है 600 के सेकंड के ऊपर। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है 800 के अंदर और 400 के ऊपर उसको हम क्या करेंगे, उसके टाइम से डिवाइड कर देंगे, इन दोनों के टाइम इंटरवल से। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की वैल्यू है। जैसे कि मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे, 800 के ऊपर जो कंसंट्रेशन है उसको माइनस कर देंगे 400 वाली कंसंट्रेशन से और दोनों टाइम इंटरवल माइनस कर देंगे। तो ये जो आएगी हमारे पास, ये हमारी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर मुझे 250 के ऊपर निकालनी है, ये यहाँ पे मेरी 250 होगा, मुझे 250 के ऊपर निकालना है। तो यहाँ पे 200 के ऊपर जो कंसंट्रेशन है, 400 के ऊपर जो कंसंट्रेशन है, उन दोनों कंसंट्रेशन को इन दोनों टाइम के डिफरेंस से डिवाइड करो तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस की निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास मरकरी है और क्लोरीन है, इन दोनों को आपस से मिक्स किया, इनकी केमिकल रिएक्शन करवाई और हमें क्या मिल गया, मरकरी क्लोराइड मिल गया। ठीक है, तो यहाँ स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो है वो सेम है। स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब क्या है, मरकरी का 1 मोल है, क्लोरीन का भी 1 मोल है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वो भी 1 मोल ही बना है। तो इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम कैसे दे सकते हैं, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी कि -Hg डिवाइडेड बाई टी और -Cl2 डिवाइडेड बाई टी, ये सभी इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी हमारी, HgCl2 डिवाइडेड बाई टी। तो ये क्या कह रहा है कि जो रेट है रिएक्टेंट की डिसअपियर होने की वो किसके बराबर होगी, रेट ऑफ अपीयरिंग ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री सेम नहीं है, स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम नहीं है, जैसे कि अगर मान लो ये हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड है वो डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन गैस और आयोडीन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टीरियोमेट्रिक रेशियो कोफिशिएंट सेम कैसे नहीं है, यहाँ पे तो ये 2 मोल है और ये 1-1 मोल बन रहे हैं। तो इस केस में अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करनी है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम क्या करेंगे, जितने भी उसके हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि हाफ HI डिवाइडेड बाई टी किसके बराबर होगा, H2 डिवाइडेड बाई टी, I2 डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे, यानी कि यहाँ पे इसकी हाफ के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि जब ये 2 गुना ले रहे हैं तब ये एक 1 मोल बन रहा है, तो इसको हमें इसकी हाफ की रेट हमें लेके चलनी पड़ेगी यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम चलते हैं, यहाँ पे भी आपके पास है। ठीक है, ये रिएक्शन है, तो अगर हमें रेट निकालनी है तो यहाँ पे इसकी कितने हैं, 5 मोल्स हैं। तो अगर मुझे रेट निकालनी है रिएक्शन की तो 1/5 लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे कितने हैं, 6 मोल हैं। अगर रेट निकालनी है तो ये किसके बराबर होगा, 1/6 H डिवाइडेड बाई टी। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। ठीक है,
क्या कह रहा है, फॉर द गैसेस रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। अगर हम गैस की बात करते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन के पार्शियल प्रेशर के बराबर होती है। हेंस रेट आल्सो एक्सप्रेस एज द चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट। तो ये तो थे सॉलिड की बात, लेकिन अगर हम गैसियस की बात करें तो उनके पार्शियल प्रेशर के अंदर जो भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, उसी को हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे है आपके पास कि N2O2 है और उसको हम वो डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, और मॉनिटरिंग की हमने और हमें रिएक्शन ये मिली। इनिशियल कंसंट्रेशन तो ये थी और 184 मिनट्स के बाद उसकी कंसंट्रेशन ये हो गई है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन मिनट्स में, आवर्स में और सेकंड में, और हमें क्या निकालनी है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 कितनी तेजी से बन रहा है। तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर हमें एवरेज रेट देनी है तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको 1 से डिवाइड कर दो, और वो किसके बराबर होगा, N2 की जो भी कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय टाइम। तो उसकी जो कंसंट्रेशन है हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन आ रही है, कितनी कंसंट्रेशन रिड्यूस हो रही है, 2.8। ठीक है, तो 2.8 को हम क्या करेंगे, और कितनी थी इनिशियल 2.3, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। यहाँ पे आगे नेगेटिव साइन भी आएगा, ध्यान रखना, यहाँ नेगेटिव साइन नहीं ले रखा है क्योंकि ये हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो भी टाइम है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये मोल पर लीटर पर सेकंड में आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, सॉरी मिनट्स के अंदर, मिनट्स को चेंज कर देंगे, सेकंड में चेंज कर दो तो आपके पास ये रेट है, मिनट्स सेकंड में आ जाएगी, और आवर्स में चेंज कर दोगे तो ये आवर्स में आ जाएगी। ठीक है, आपको पता है 1 मिनट के अंदर कितने होते हैं, उससे हम कन्वर्जन कर देंगे। सेकेंड पॉइंट क्या पूछा था हमसे, N2O2 के बारे में पूछा था कि कितना बन रहा है। हमें पता है रेट जो होती है वो किसके इक्वल होगी, 1/4 N2 डिवाइडेड, जो प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय टाइम। बट हमारे पास रेट कितनी आई है, रेट हमारे पास ये आई है, बट मुझे किसकी निकालनी है, ओनली ये कि ये प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम के अंदर कितना बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेट की जो भी वैल्यू है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, जो हमारी N2 की जो कंसंट्रेशन है पर यूनिट टाइम के अंदर कितनी फॉर्म हो रही है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी होमवर्क है आपको क्लासरूम ऐप में मिल जाएगा। ठीक है।